गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे सच एज सीवर की डेथ से रिलेटेड, यूनेस्को से रिलेटेड, प्रेसिडेंट्स को जो नोटिस जो सेंटर्स ने जो टॉप कोर्ट ने स्टेट्स को और सेंटर को नोटिस इशू किया है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर से रिलेटेड, और एमसीक्यूज देखेंगे पीवाईक्यू आधार पर, और बहुत सारे आर्टिकल हमारे द्वारा देखे जाएंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो पहला आर्टिकल रिलेटेड है सीवर की डेथ से। क्या कह रहे हैं? नो सेफ्टी गियर इन ओवर 90% सीवर डेथ केस। मतलब 90% सीवर के डेथ केस में कोई भी सेफ्टी गियर नहीं दिखा है। मतलब वो लोग सेफ्टी गियर पहनते ही नहीं है, मतलब उनको पहनाने की कोशिश भी नहीं की जाती है। और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी इतना सीवर को क्लीनिंग करने के लिए डेवलपमेंट हुआ है। तो इस तरह के आर्टिकल को आपको कैसे पढ़ना है? देखो इसमें पहली चीज जो है वो आर्टिकल 21, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है उसका वायोलेशन है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, मतलब लाइफ में जो है डिग्निटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है अच्छे से अपनी लाइफ जिया करिए। आपको राइट्स होना चाहिए और आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो इस तरह से इस चीज को रिलेट करते हैं, क्योंकि यूपीएससी कंटेस्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूपीएससी पूछता है कि कंटेक्स्ट जो आया है उसका डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या है, लीगल प्रोविजन क्या है, वो आपको सर्च करना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डीपीएसपी का आर्टिकल 42। अगर आर्टिकल 42 को इस टॉपिक से रिलेट करें तो आर्टिकल 42 कहता है इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क। मतलब आपकी जहाँ पर वर्क हो रहा है वहां पर ह्यूमन कंडीशंस होना चाहिए, और जो है इंश्योर जस्ट मतलब अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्या सीवर को क्लीन करते समय ऐसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47, सॉरी 44 नहीं, आर्टिकल 47 डीपीएसपी का कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो पब्लिक हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाएं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने को मिलते हैं। अगर लीगल प्रोविजन आप देखोगे तो लीगल प्रोविजन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहिबिलिटेशन एक्ट 2013। देखो, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब जो है मैनुअल मैनुअल स्कैवेंजर्स को आपको प्रोहिबिट किया गया। मतलब आप सीवर को क्लीन करने के लिए मशीनरी का यूज कीजिए, ना कि किसी ह्यूमन को आप सीवर में भेज सकते हैं। ये प्रोहिबिट है। और उनके रिहेबिलिटेशन मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनको रिहेबिलेट किया जाए, मतलब उनको पुनर्वसन किया जाए, पुनर्जगह दी जाए और उनको दूसरे काम दिए जाए। तो ये एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, मगर ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट की कई वर्डिक्ट में बताया गया ये इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव बताया गया है, नल एंड वॉइड नहीं हुआ है। इनइफेक्टिव कैसे है? अगर इनइफेक्टिवनेस इस एक्ट की देखोगे तो आपको बहुत जगह पर क्रिटिसाइज किया है बेस्ड ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। पहला, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। स्टेट गवर्नमेंट इन मैनुअल स्कैवेंजर्स पर ध्यान भी नहीं देती हैं, उनको रिहेबिलेट भी नहीं कराती हैं और अदर वर्क भी नहीं कराती हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखोगे कि कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन कैसे नहीं? इस एक्ट में जो पनिशमेंट दिया गया है, जो सीवर को जबरदस्ती क्लीन कराते हैं तो उनको कन्विक्ट किया जाना चाहिए, वो भी देखने को नहीं मिलता है। तीसरी चीज देखोगे आप, रिहेबिलिटेट और मैकेनाइजेशन नहीं किया गया, मतलब उनको मशीन्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो इस तरह की चीजें इस एक्ट में देखने को मिलती हैं। और अदर अगर किसी ने एससी एसटी को काम करवाया है तो उनके लिए एससी एससी एक्ट 1959 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह से हमें किसी एक्ट को पढ़ना है। इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये हम पूरा करेंगे, कैसे ये स्टेटमेंट दिए हैं, क्या लीगल प्रोविजन है, कौन सा करेक्ट है, ये हम अभी देखेंगे लास्ट में। बिल्कुल ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। क्या चीज देखते हैं किसी भी आर्टिकल में?
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखो, लीगल प्रोविज़न देखो ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए, ना कि कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बार-बार आता रहता है। डेथ जो है दिल्ली में सीवर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? मिग 21 जेट के बारे में है। देखो, मिग 21 जेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पहली चीज़ इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिग 21 जेट जो है हमने कहाँ से लिया है? सोवियत यूनियन से लिया। इसको सोवियत यूनियन से इंडिया के द्वारा 1963 में क्या किया गया? एनरोल किया गया या इंडक्ट किया गया। ठीक है, तो मिग 21 के बारे में देखो, जो मैं यहाँ लिखता हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसमें से पॉइंट नोट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। तो पहली चीज़, मिग 21 को 1963 में इंडिया ने सोवियत यूनियन से अपने अंदर इंडक्ट किया, मतलब इंडिया ने उसे एक्वायर किया। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। फ्लाइंग कॉफिन क्यों कहा जाने लगा? देखो, फ्लाइंग कॉफ़िन, कॉफ़िन क्या होता है? जिसमें मृत्यु किए गए आदमी को क्रिश्चियनिटी में रखा जाता है, ऐसे एक बॉक्स होता है, ठीक है? तो कॉफ़िन क्यों कहा जाता है? इसकी द्वारा क्या हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे केसेज़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी डेथ मिलेगी, तो इसीलिए इसको फ्लाइंग कॉफ़िन कहा जाने लगा। तो इसका जो क्राइसिस है वो हमारी इंडियन एयर फोर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंडिया अब इसको जो है रिमूव करना चाहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल और मैकेनिकल फॉल्ट मिलते हैं। तो इसमें हमें याद क्या रखना है, मिग 21 इंडिया ने कहाँ से इंडक्ट किया? तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया ने इसे सोवियत यूनियन से इंडक्ट किया था, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि हम यूनेस्को में अगेन दोबारा से जाएँगे। मतलब क्या है, अभी रिसेंटली ट्रम्प, आप जानते ही हैं, नेचर में के खिलाफ हैं, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हैं, उनको किसी को भी फंडिंग नहीं देनी है। तो उनके द्वारा ये कहना है कि हम यूनेस्को में अगेन दोबारा से री-एंट्री करेंगे, यूनेस्को को रिवाइव करेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यूनेस्को की फॉर्मेशन कब हुई, इंडिया फाउंडिंग मेंबर यूनेस्को का है या नहीं है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को कब स्टेबलाइज़ हुआ, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप यूनेस्को के बारे में देखना चाहते हैं, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इसका फॉर्मेशन 16th नवंबर 1945 को हुआ, ठीक है? 1945 को, ये आपको पता ही होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलेगा। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका मेन काम अगर देखेंगे तो आप मेन काम आपको देखने को मिलेगा, ये ग्लोबल में पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू, साइंस में रिसर्च के थ्रू और कल्चर में प्रमोशन के थ्रू, ठीक है? तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी कि यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ और क्यों हुआ। इसका फाउंडिंग मेंबर, अब इंडिया किस रेफरेंस में देख लेते हैं। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। फाउंडिंग मेंबर का मतलब ये होता है, जब इसको फॉर्म किया गया था 1945 में, तभी इंडिया ने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो क्या है, इसी यूनेस्को के द्वारा ही इशू की जाती हैं। और इंडिया में इस टाइम यूनेस्को की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कल्चरल हेरिटेज साइट आपको ताजमहल देखने को मिलेगी, नेचुरल हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलेगी काजीरंगा, और एक जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में पड़ता है, अगर आप देखेंगे तो वहां पर कल्चरल और नेचुरल दोनों हेरिटेज साइट मिलेंगी। आपको ये मैंने बता दिया कोर एरिया क्या है, ये एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, नेचुरल साइंस को प्रमोट करते हैं, कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं और लैंग्वेज के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें थी यूनेस्को के बारे में जो मैंने आपको बताई हैं। कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप टेलीग्राम का हमारा चैनल इंस्पायर आईएएस ज्वाइन करते हैं। फीडबैक आईएएस भी हम लॉन्च कर रहे हैं ताकि आपको सिस्टमेटिक रूप से चीजें प्रोवाइड हो सकें, ठीक है?
नेक्स्ट आर्टिकल फ्रंट पेज का क्या है कि फ्रंट पेज पे बताया गया है कि टॉप कोर्ट ने क्या है नोटिस इशू किया है स्टेट को सेंटर को रिगार्डिंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर से रिगार्डिंग एक नोटिस इशू किया गया है टॉप कोर्ट के द्वारा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि किस तरह से वो टॉप कोर्ट वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टॉप कोर्ट ने क्या नोटिस इशू किया है, कैसे उसके द्वारा वर्क किया जाता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रिसेंटली क्या हुआ था, अगर आप देखेंगे अप्रैल 8, ये मुझे याद आ रहा है अप्रैल 8 2025, अप्रैल 8 2025 को अगर देखेंगे तो क्या हुआ था, गवर्नर की पावर जो थी और अदर पावर जो थी उसको मिनिमाइज कर दिया गया था। क्या देखने को मिला था? देखो क्या होता था, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे बिल आए जिनका मतलब था कि हम अपने स्टेट में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं और बहुत सारे एजुकेशनल प्रमोशन करना चाहते हैं। मगर क्या हुआ, गवर्नर ने अपनी पॉकेट बीटों की सहायता से ये रिजर्व रख लिए बिल, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। जब ये बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख लिए गए आर्टिकल 200 के तहत, तो इसमें क्या हुआ, एसेंट नहीं मिली देखने को, मतलब अनलिमिटेड टाइम करीब 10 महीने तक ये बिल रिजर्व रखे रहे। अब इससे क्या हुआ कि ये कोर्ट सुप्रीम, ये जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि स्टेट में क्या होता है, चुनी हुई गवर्नमेंट होती है। चुनी हुई गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है, आर्टिकल 142 के तहत आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह से किसी को काम करने से नहीं रोक सकते स्टेट गवर्नमेंट को। आप उसको जो बिल है उसको एसेंट दीजिए ताकि वहां पर फेडरल सिस्टम प्रॉपर चालू रहे। तो यहाँ पर आर्टिकल 42 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 42 क्या कहता है, कंप्लीट जस्टिस के बारे में कहता है। जिस तरह से अयोध्या के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस किया, सालों सालों से चला आ रहा जो केस था वो आर्टिकल 142 के तहत ही खत्म किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी बिल को अगर रिजर्व रखेंगे तो उसकी एक लिमिट होना चाहिए। उस टाइम लिमिट से अगर बाहर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली माना जाएगा पास। तो ये यहाँ पर बहुत सारे केस निकल कर आए, जैसे जुडिशियल ओवररीच का केस निकल कर आया कि जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग में इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं दिया है कि आप कोई बिल है वो कितने महीने में जो है पास होगा, मतलब कितने महीने में प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट दी जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह से इस वर्डिक्ट के प्रॉज और कॉन्स देखने को मिलते हैं। इससे क्या होगा, आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी, आपको बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए इसके प्रॉज एंड कॉन्स देख लो। देखो पहला प्रॉज इसका अगर देखोगे, पॉजिटिव इंपैक्ट देखोगे, तो ये स्ट्रेंथन करता है फेडरलिज्म को। कैसे स्ट्रेंथन करता है? देखो स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को। तो उन्हें पब्लिक को बताना होता है कि हम एजुकेशन फील्ड में, डेवलपमेंट फील्ड में क्या कर रहे हैं। जबकि गवर्नर क्या होता है, एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो गवर्नर को नहीं चाहिए कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं लॉस पहुंचाए। गवर्नर को चाहिए, अगर वो देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी से रिलेटेड बिल नहीं है तो उसको जल्द से जल्द पास किया जाए। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, ये स्टेट की फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है। मतलब जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी है, उसके सब्जेक्ट हैं, खुद उस पर लॉ बना सकती है, तो ये स्ट्रेंथन करता है। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट चीज करेंगे देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन को कर्व करता है। क्या होता है, सेंटर के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे मान लो सेंटर में ए पार्टी का रूल है और स्टेट में बी पार्टी का रूल है, तो ए पार्टी क्या करेगी, सोचेगी कैसे ही ना कैसे बी पार्टी को रिमूव किया जाए और यहाँ पर हमारी ए पार्टी के मेंबर या सीएम जो है
पार्टिसिपेट करें और रिप्रेजेंट करें स्टेट को। तो इस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन क्या होता है? कभी-कभी क्या करता है गवर्नर क्या है किसी बिल को पॉकेट में रख लेता है। किसके कहने पे? सेंटर के कहने पे। अगर पॉकेट में रख लिया तो इनइफेक्टिव हो गया बिल। मतलब उसको अभी दोबारा आप पास ही नहीं कर सकते। मतलब सेम बिल भी नहीं ला सकते भाई। आप विथहोल्ड करके बैठे हो तो आप उसको दोबारा से सेम बिल भी नहीं ला सकते जब तक आप उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर दो, ठीक है? तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? स्टेट की डिक्लाइन होती है और गवर्नर क्या है पॉकेट वीटो की सहायता से बिल को लेकर बैठ जाता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है जो ये वर्डिक्ट आई है इससे एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन को भी कर्व किया जा सकेगा, उसको चेक किया जा सकेगा क्योंकि इस बिल में कहा गया है अगर आप 3 महीने से ज़्यादा किसी बिल को लेकर बैठे हैं तो माना जाएगा वो ऑटोमेटिकली पास है। ठीक है? अब इसमें टाइमलाइन जो दी गई है वो मैंने आपको बता दी कि कैसे टाइमलाइन के थ्रू आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने इस टर्म बाउंड प्रोसीजर को नहीं कंप्लीट किया गया तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को माना जाएगा कि एसेंट दे दी गई है। ठीक है? अब क्या है चौथा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो चौथा पॉइंट जो है जुडिशियल रिव्यू का आता है। जुडिशियल रिव्यू एसेंट पावर क्या है कि अगर जो है आप किसी बिल को लेकर बैठ गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा आपका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा और आपको कहा जाएगा इस तरह से आप नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट अगर इसके प्रॉज में देखोगे पॉजिटिव इंपैक्ट में देखोगे तो ये प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेटिक मैंडेट को। डेमोक्रेटिक मैंडेट क्या है कि गवर्नर जो है हेड ऑफ स्टेट है ना कि जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नर जो है रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर को ना कि सीएम है। तो इस तरह से इस चीज के हमें प्रॉस देखने को मिलते हैं। अगर कॉन्स अगर आप देखना चाहते हो तो कॉन्स में आपको देखने को मिलेगा कि जुडिशियल ओवररीच के एलिगेशन देखने को मिलते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बिल पॉकेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा और जो प्रेसिडेंट के द्वारा बिल जो है विथहोल्ड कर लिया जाता है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं दिए हैं कि कितनी टाइम लिमिट है। तो ये जुडिशियल ओवररीच का एलिगेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन को अंडरमाइन किया जा रहा है। मतलब प्रेसिडेंट का मन है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए तो क्या है जुडिशरी कह रही नहीं नहीं अगर ये बिल सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंडिया की का उल्लंघन नहीं करता है तो इसे 3 महीने में पास मान लिया जाएगा। ठीक है? तो ये दूसरा इसका कॉन्स हो गया। पहला क्या जुडिशियल ओवररीच के एलिगेशन लगते हैं, अंडरमाइन करता है प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन को और तीसरा पॉइंट देखोगे ये सेंटर स्टेट की टेंशन को ट्रिगर करता है। ठीक है? कैसे क्या होता है? अब भाई सेंटर की जो चीजें नहीं मानी जाएंगी तो सेंटर जो है फंड इशू नहीं करेगा। बहुत सारे फंड वेस्ट बंगाल के रोक लिए गए रिसेंटली आपने सुना भी होगा। चौथा पॉइंट अगर देखोगे तो डेडलाइन की क्लियरिटी नहीं है कि कब ये बिल पास होगा, अनकोडिफाइड है और ओवर डिपेंडेंसी हो जाएगी जुडिशरी पे। ठीक है? अगर जुडिशरी ऐसे ही इंटरफेयर करती रहेगी तो इस तरह की हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल थे। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी लास्ट में डिस्कस करेंगे जो बेस्ड होंगे पीवाईक्यू के। देखो ये इस तरह के एमसीक्यूज हम अभी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। क्या है ये? 97th फाउंडेशन डे मनाया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। इसमें क्या है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने साइंटिस्ट और फार्मर्स को एड्रेस किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम फार्मिंग फील्ड में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का यूज करके तरक्की ला सकते हैं और फार्मर्स को वेलफेयर मेजर पहुंचा सकते हैं। देखो अगर मेन काम देखोगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का तो ये एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रमोट करती है, रिसर्च करती है और इंडिया में जो रिसर्च है उसे एक्सटेंड करती है। इसको फाउंड किया गया था आजादी से पहले 16 जुलाई 1929 को। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है डायरेक्ट फैक्चुअल। यूपीएससी पूछेगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आजादी से बाद में स्टेबलाइज किया गया। बिल्कुल गलत हो जाएगा। आजादी से पहले स्टेबलाइज किया गया एज अ इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है?
अब इसको जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया आज़ादी के बाद, इसके लिए एक जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी सोसाइटी रजिस्टर्ड है। तो इसके अंदर इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब इसे एक तरह से स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया और ऑटोनॉमस अपेक्स बॉडी बनाया गया। ऑटोनॉमस का क्या मतलब है? ये कुछ अपने फंक्शन खुद कर सकता है, जैसे किसी को फंड देना है, किसी रिसर्च के लिए लोगों को हायर करना है। तो इस तरह के ऑटोनॉमस फीचर से क्या होता है, किसी भी कंट्री में ये जब इंस्टीट्यूट होते हैं ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, तो उनमें क्या देखने को मिलता है, रिसर्च कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। पेरेंट बॉडी मतलब इसका होम डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था। आपकी माँ के जो भाई हैं वो ऑटोमेटिकली आपके मामा हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बनता है, तो उसी के आधार पर ये प्रेसिडेंट खुद बन जाते हैं। की फंक्शन आप देखेंगे तो एजुकेशन को प्रमोट करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और कैपेसिटी डेवलप करता है किसकी, जो किसान हैं उनके लिए स्किल, और ये सब चीजें इसके द्वारा की जाती हैं। तो आपको ये बेसिक चीज पता होना चाहिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, कब फॉर्म हुई, डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्टर कौन सा है, और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बोलीविया से रिलेटेड है। अगर आप बोलीविया साउथ अमेरिका के मैप में देखोगे तो ये है। नॉर्थ में आप ब्राजील देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में भी ब्राजील देखोगे, साउथ ईस्ट में पैराग्वे देखोगे, साउथ में अर्जेंटीना देखोगे, साउथ वेस्ट में चिली देखोगे, और नॉर्थ वेस्ट में पेरू देखोगे। तो इस तरह से इसका बॉर्डर मिलता है। ये इस टाइम चर्चा में क्यों है, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया ने क्या किया है, 3 लाख मीजल रूबेला वैक्सीन भेजी है। ये मीजल रूबेला एक वायरल डिजीज है जो वायरस से होती है, और स्पेशली इसमें याद रखना है ये आरएनए वायरस से होती है। इसमें क्या होता है, आपको फीवर आता है, टांगों में दर्द होगा, हड्डी में बहुत ज्यादा पेन होगा, तो इस चीजें देखने को मिलती हैं। तो इंडिया ने ये जो वैक्सीन भेजी है इसलिए ये चर्चा में है। तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साउथ अमेरिका के अंदर बहुत कम कंट्री जो लैंडलॉक है, जैसे बोलीविया हो गई, पैराग्वे हो गई, मतलब बहुत कम कंट्री ऐसी मिलेंगी जो लैंडलॉक है, ये पता होना चाहिए। कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी ला पैज है, और सुक्रे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है। नेबरिंग कंट्री मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफिकल, और एंडीज माउंटेन यहाँ से होकर जाता है। इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ये हम क्वेश्चन इसका अभी पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हुआ है। तो इसमें मीज़ल और रूबेला के बारे में भी एक क्वेश्चन हम देखेंगे जो मैंने यहाँ पर डाला है, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कैसी डिज़ीज़ है। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो आज हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। देखो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सीवर डेथ इन इंडिया। जो इंडिया में सीवर डेथ होती है उससे रिलेटेड कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू सेफ वर्क कंडीशन एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। बिल्कुल सही, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल 21 में बताया गया है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए, मतलब आपकी लाइफ डिग्निटी के साथ जीना चाहिए। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीवर में आपको मैकेनाइजेशन प्रोवाइड करना चाहिए, पहला ऑप्शन यहाँ सही है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स and their Rehabilitation Act 2013 has been repealed due to poor implementation। देखो मैंने कहा था ये एक्ट रिपील नहीं हुआ है। यही तो यूपीएससी इसी तरह से तो बहकाती है। तो ये रिपील नहीं हुआ है, इनइफेक्टिव हो गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा आप काट देंगे तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, मतलब पहला तीसरा चौथा सही। अब तीसरा देख लेते हैं। सेक्शन 7 ऑफ 2013 एक्ट क्रिमिनलाइज हैजार्डुअस क्लीनिंग ऑफ सीवर विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट। बिल्कुल सही भाई, सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दोगे, आप किसी को सीवर में घूस दोगे तो वो गलत है ना। तो इस तरह से विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट किसी को आप अंदर नहीं भेज सकते। ठीक है। तो चौथा भी वो तीसरा भी सही है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 इज ऑफन इन्वोक टू सीवर डेथ। क्या होता है, कुछ लोगों के द्वारा एससी एसटी के बंदों को सीवर में भेजा जाता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया में देखने को मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, एससी एसटी एक्ट इम्प्लीमेंट या इन्वोक किया जाता है ताकि उन लोगों को सजा दिलाई जाए।
तो चौथा भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपके देखो आर्टिकल 21 सेफ वर्क कंडीशन की बात करता है, 2013 का एक्ट रिपील नहीं किया गया, केवल क्रिटिसाइज़ और उसके पुअर इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। सा अगर तीसरा देखोगे क्रिमिनलाइज़ सा जो 7 क्रिमिनलाइज़ करता है क्लीनिंग विदाउट गियर, सही है? तीसरा ऑप्शन। चौथा देखोगे कि एससी-एसटी एक्ट विक्टिम को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा रिलेटेड है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को हमने डिस्कस किया है, तो इसकी जो कंडीशन या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न दिए हैं उससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? प्रेसिडेंट कैन रिटर्न ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन ओनली वन्स। एक्सेप्ट इन केस ऑफ मनी विल। देखो मनी विल जो होता है पार्लियामेंट के अंदर, उसको प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता है, या तो एसेंट देगा या पॉकेट वीटो की तरह रख लेगा। जबकि अदर जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल कैसे हो गए, जैसे आप सीवर का ही देखें, सीवर से रिलेटेड बिल पास हो गया, कहीं रोड पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंस्ट्रक्ट होनी है न्यू सिरे से, तो वहां बन गया। तो ये बिल्कुल सही है, जो ऑर्डिनरी बिल है वो आप एक ही बार भेज सकते हो, उसके बाद अगर दोबारा भेजा गया तो आपको क्या करना होगा? अगर दोबारा ये भेज दिया गया, तो आपको क्या करना होगा कि प्रेसिडेंट को एसेंट अपनी देनी ही होगी, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है? तो पहला यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं, गवर्नर हैज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर टू रिजर्व सर्टेन बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो सर्टेन बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रख सकता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, प्रेसिडेंट विदहोल्ड एसेंट ए बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर, द बिल स्टैंड ऑटोमेटिकली लैप्स। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। अभी आप इसको सॉल्यूशन देखेंगे तो ये गलत होगा। चौथा देखो, बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मैटर ऑफ एसेंट ऑफ बिल, बिल्कुल सही। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसीलिए बनाए गए हैं कि जो बिल है उसकी एसेंट को फॉलो किया जा सके, और उसको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो राय दें, उस पे गवर्नर वर्क करे, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जो मिनिस्टर हुए, उनको जो है स्टेट में पब्लिक ने चूज किया है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखोगे तो क्या है, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न नॉन मनी विल वंस, मतलब एक बार रिटर्न कर सकते हैं, अगर वो री पास हो जाता है सेम, तो उसको आपको एसेंट देना ही होगी। ये पीवाईक्यू बेस्ड है 2020 के, ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा, आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो तीसरा इनकरेक्ट है, प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर सकते हैं एसेंट, बिल डज नॉट ले, लैप्स नहीं होगा, बिल विदहोल्ड कर लेंगे, इनइफेक्टिव हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। मगर लैप्स कब होगा? जब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। जब डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, तब लैप्स होता है बिल, ठीक है? अब प्रेसिडेंट किसके आर्टिकल 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है उसके लिए बॉन्ड होता है, जबकि गवर्नर आर्टिकल 163 के अंदर जो है वो बॉन्ड होता है, ठीक है? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी आपको जानने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है मीजल एंड रूबेला से रिलेटेड, ये पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यूज है। इसमें क्या बताया गया, मीजल इज अ डीएनए वायरस, रूबेला इज कॉज्ड बाय आरएनए वायरस, बिल्कुल गलत। ये दोनों मीजल और रूबेला जो है वो आरएनए वायरस है, ठीक है? तो ये पहला यहाँ से गलत हो गया, सी और डी कट गया। मीजल रूबेला वैक्सीन इंक्लूड अंडर इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक। इंडिया का एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है जिसमें 12 तरह की वैक्सीन होती हैं, ताकि जो बच्चों को दी जा सके और वो फ्यूचर में इम्यून हो जाए किसी डिजीज से रिलेटेड, तो ये सही है। इंडिया एम टू एलिमिनेट मीजल, ये देखो एम रखा था 2023 तक, ये बिल्कुल ठीक है। मगर अब क्या है, इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया नहीं किया गया, इससे रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। रूबेला इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर अगर प्रेगनेंसी के केस में रूबेला हो जाता है तो इसमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कंजेक्टल रूबेला सिंड्रोम मिलेगा, बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये सही है। तो मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा आपको ऑप्शन सही मिलेगा। देखो स्टेटमेंट वन क्यों कर इनकरेक्ट है, ये आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस नहीं है, ये दोनों आरएनए वायरस हैं। दूसरा आपको सही देखने को क्यों मिलेगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जो है मीजल और रूबेला की वैक्सीन रखी गई है, ठीक है? और तीसरा क्यों मिलेगा, इंडिया कमिट टू एलिमिनेट मीजल, 2023 तक हमने कमिटमेंट किया था मगर टारगेट अचीव नहीं हुआ, अब मे बी इसको आगे बढ़ाया जाए। चौथा आपको देखने को सही क्यों मिलेगा, प्रेगनेंसी के केस में अगर मीजल रूबेला हो जाता है वीमेन को, तो बहुत सारे डीफनेस, हार्ट डिजीज, इस तरह के डेवलपमेंट बच्चे को देखने को मिलेंगे।
तो ये हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए न्यूज़पेपर से। कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप हमें कमेंट बॉक्स या जो है फीडबैक आईएएस, इंस्पायर आईएएस पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।